कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि शाम के 5 बज चुके हैं और शाम के 5 बजे आपका किसका सेशन होता है? साइंस की क्लासेस का होता है। और साइंस की क्लासेस आपको रोजाना 5 बजे मिल जाती हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बाई एस सी ऐप। क्या नाम है इसका? बाई एस सी ऐप। और ये बाई एस सी ऐप आपको कहां मिलेगा? आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करना ही क्यों है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बैच आपको मिल रहे हैं। अच्छे ही नहीं, यहाँ बहुत सस्ते बैच मिल रहे हैं। भाई सस्ता क्यों है? सस्ता इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कंटेंट अच्छा नहीं है। भाई कंटेंट बहुत अच्छा है। आप इस बार कंटेंट को देखोगे, आप इसको डाउनलोड करने के बाद में इन चीजों को देखोगे, आप डेमो को देखोगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमने एक ऐसा बैच लिया है जो वास्तव में हमारे जो रेट है उस रेट से बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, हाई क्लासेस दे रहा है। तो भाई ऐसी क्लासेस को देखना ही क्यों, ऐसी क्लासेस को खरीद लिया जाए। ऐसी क्लासेस को देखने के लिए बैच खरीद लिया जाए। और कितने रुपए में मिल रहा है भाई? 99 में। तो 99 रुपए में बाई एस सी ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या हो सकता है? इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए फोन उठाइए, डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर लॉगिन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पे पाएंगे कि आपको वास्तव में एक ऐसे कंटेंट के साथ में हमने जोड़ा है जो आपको आगे लेके जाएगा, जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराएगा। अगर ऐसा मिल जाए वो भी सस्ते में, तो भाई मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी आपको सोचने की जरूरत है। तो जल्दी फोन उठाइए और बैच आपको लगता है कि बैच खरीदने वाला है, आप खरीद लीजिए। चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी का हो, चाहे वो आपका साइंस का हो। आप अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे बैचेस आपको मिलने वाले हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, बाई एस सी ऐप पर। जो साथी और स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ बिल्कुल भाई, नमस्ते नमस्ते, स्टार्ट कर रहे हैं। जो जान और निशांत भाई जुड़ चुके हैं, इसी प्रकार से जो लोग जुड़ते जाएं, शेयर जरूर कर देना। शेयर करने के बाद हम यहाँ पे बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो साइंस की प्रैक्टिस करनी है, साइंस को समझना है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में दिक्कत आती है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप मेरी क्लास से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि रोजाना क्लासेस लेने के बाद में मेरे पास में अब इंप्रूव होने लगा है। आप खुद देखेंगे कि हाँ, अब मेरे से आंसर निकलने लगे हैं। आप यहां पे देखेंगे कि इतने इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा कि आप खुद यहां पर अपने आप जुड़ना पसंद करेंगे। इसलिए कहता हूं, एक बार देखिएगा, उसके बाद यहां पे डिसाइड करिएगा। वो कहते नहीं है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें क्लासेस को। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आता है और क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपसे क्या कहता है? कहता है कि पादपों में, पादप क्या होते हैं भाई? पौधे। तो पौधों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? यानी हमारे पास में 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि जो पौधे हैं ना, ये भी अपशिष्ट बाहर करते हैं। अपशिष्ट क्या होता है? वेस्ट मटेरियल, जो हमारे लिए वेस्ट है वो को उसको क्या करना? बाहर करना। अब मैंने कहा कि हमारे लिए बेस्ट क्या है? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो हमें उससे मिनरल्स मिलने थे, जो उनसे हमें प्रोटीन मिलना था, तो वो सब मिल गया। अब हमारे लिए खाना क्या है? बेस्ट। इसी वजह से तो आप सुबह सुबह बाहर करने जाते हो उसे। इसी के अलावा आपके बॉडी से पसीना बाहर आता है, ये क्या है? वेस्ट है। आप देखते हैं कि हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये हमारे लिए वेस्ट है। आप देखेंगे कि हमारी बॉडी से एक चीज और बाहर आती है जिसे हम कहते हैं यूरिन। यूरिन भी हमारे लिए वेस्ट है। अब वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए हमारे पास सब अंग अंग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा पौधे में मिलता है? क्या पौधे में ऐसे अपशिष्ट को बाहर करने के लिए ऐसी चीजें मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। नहीं मिलती हैं तो क्या करेगा पौधा? ना इसको स्टोर करने लग जाएगा। स्टोर करेगा। अब स्टोर कहां करेगा? ऐसी जगह करेगा जहां पे क्या कह सकते हैं, पुराना हो, या फिर वो क्या हो? मृत पार्ट हो। हमारे पास में इनमें से पुराना कौन है? तो आपको नाम ही समझ में आ रहा होगा, पुराना जाइलम। और ये पुराना जाइलम या तो क्या होता है? मृत होता है। और यहाँ पे हम सारी चीजों को क्या करते हैं? वेस्ट वो यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। एक प्रकार का डस्टबिन है ये क्या है? एक प्रकार का डस्टबिन सिस्टम है जो एक्टिव प्लांट को डिस्टर्ब नहीं होने देता। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बी हो जाएगा। ठीक है भैया, आंसर दिया करो यार, ऐसे जुड़ जाते हो। वैसे कहते ना, एक सूमो की तरह, भोंदू की तरह बैठ गए तो बैठ गए, बैठे ही हैं।
आंसर भी दिया करो, मुझे भी तो लगे कि आप पढ़ना चाहते हो, मुझे भी तो लगे आप पढ़ने के लिए आए हो, इन्वॉल्व होइए इन चीजों में, तब आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब यहां पे बात की जा रही है लेड नाइट्रेट की, और लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करानी है। सर पहले तो हमें लेड नाइट्रेट पता हो और पोटेशियम आयोडाइड पता हो, हमारे पास फॉर्मूला होगा, तब हम सोचेंगे इससे क्या, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास में ना लेड नाइट्रेट है। अब लेड नाइट्रेट को आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर लेड नाइट्रेट ना Pb होता है, लेड और नाइट्रेट होता है NO3, और इसका होल ट्वाइस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लेड नाइट्रेट को दिखा दिया। ठीक है, अब क्रिया किससे करानी है, आपको पोटेशियम आयोडाइड से करानी है, मैंने करा दी पोटेशियम आयोडाइड से, अब क्रिया लो करा दी। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा क्या, आप देखेंगे कि ये Pb है ना जो हाईली रिएक्टिव है, ये अपने पास में जो Ki है इसमें से ना I को अपनी ओर खींच लेता है। क्या करेगा, ये I को अपनी ओर खींच लेगा, आयोडीन को अपनी ओर खींच लेगा, और ये क्या बना देगा, PbI2 बना देगा। अब बचा कौन, ये पोटेशियम। पोटेशियम कहता है तूने मेरा साथी खींचा, मैं तेरा साथी खींच लेता हूं, तो ये क्या बना देता है भाई, 2KNO3 बना देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने अपने अपने साथियों को दूसरे को दे दिया, और दोनों ने दे दिया, इसका मतलब एक ने नहीं दोनों ने दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितनी बार हुआ है, दोनों का है तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके पास आयन थे, इसके पास में भी आयन थे, Pb के पास में पॉजिटिव आयन है, NO3 के पास में नेगेटिव है, पोटेशियम के साथ में पॉजिटिव है और आयोडीन के पास में नेगेटिव है। तो भाई पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव को खींच लिया, इस पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव को खींच लिया, तो आयन का भी तो एक्सचेंज हो रहा है। क्या मैं इसे ये नहीं कह सकता कि डिस्प्लेसमेंट भी 2 बार हुआ है, आयन भी एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आरू जुड़ चुके हैं, हेलो एवरीवन एंड मनीष सर। हाँ जी भाई, सभी के साथ में जुड़ चुके हो, बस जुड़ते चले जाओ और आप यहाँ पे शेयर भी करते चले जाओ, जिससे आपकी चीजें क्या होंगी, इंप्रूव होंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3rd। आपने देखा होगा कि हम पृथ्वी से देखते हैं तो आसमां जो है वो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम स्पेस में पहुंचते हैं हमें आसमां काला दिखाई देता है। ये क्या रीजन हो सकता है, पृथ्वी पर आकाश जो है वो नीला क्यों दिखता है और यहां पर बाहर निकलने पर स्पेस में ये काला क्यों दिखता है, क्या रीजन हो सकता है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। जान का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पुराने वाले का कि इस वाले का है, ये भी तो बता दो। यहां पे मैं बता रहा हूं कि अंतरिक्ष का काला रंग या फिर अंतरिक्ष का नीला रंग दिखता क्यों है। आपको पता है हमारे यहाँ पे वायुमंडल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, पृथ्वी पर तो वायुमंडल मिलता ही है। अब जब वायुमंडल मिल रहा है तो इस वायुमंडल में कण मिलते होंगे भाई, गैसेस मिलती होंगे, हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे कण मिलते हैं। छोटे छोटे कण के साथ में हमारे वायुमंडल में ना गैसेस भी पाई जाती हैं। अब यहाँ पे बात आती है ये कि मान लो एक प्रकाश की किरण आ रही है और आते आते सन से आई प्रकाश की किरण इस तरीके से, और इस जगह क्या से दिख जाता है, और इस जगह दिखता है इसके पास में क्या, एक कण। ये क्या करता है, इस कण से टकरा जाता है, ये एक कण से इस कण से टकराएगा, और टकराने के बाद यही किरणें जो है ना वो यहाँ पे क्या हो जाती हैं, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये ना फैलना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब ये फैलती हैं ना तो जो ज्यादा फैलेगी, जो ज्यादा फैलेगी वो रंग हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमारे पास में ना यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो ज्यादा फैलता हुआ दिखता है, और ये ब्लू कलर की वजह से आपको आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन हमसे पूछा गया आसमान काला क्यों दिखाई देता है, भाई वायुमंडल है तो दिख रहा है, अगर वायुमंडल हो ही ना तो ना छोटे कण होंगे, ना स्कैटरिंग होगी, ना ही हमें कोई कलर दिखाई देगा। और जब कलर नहीं दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वायुमंडल ना होने की वजह से ना गैस है, ना हवा है, ना स्कैटरिंग होगी, और हमें यहाँ पे आकाश जो है वो कैसा दिखाई देगा, काला दिखता है। तो बताओ छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, भाई कण मिलेंगे ही नहीं अंतरिक्ष में, तो कहां से हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, अपवर्तन नहीं प्रकीर्णन होता है, तो प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, बड़े कणों और बड़े कण तो मिलने ही नहीं है।
जब यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं तो हम यहाँ पे बात ही क्यों करें। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सुटेबल ऑप्शन हमें दिख रहा है और हमें आंसर मिल चुका है। तो कितनों का ऑप्शन नंबर सी है? जान का आंसर सी है। अनुराधा यादव जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ चित्रांशी चौहान भी जुड़ चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल, नमस्ते सभी को। कौन कहाँ से है, कौन क्या है, इससे आपको मतलब है, ठीक है, करिए, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब भाई ऐसे क्वेश्चन आपको पता है हर एग्जाम में, यानी जो अगर प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है तो वो हमें एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको मिलता क्या है? सबसे पहले कहता है किसी वस्तु को ना 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। भाई सबसे पहले तो ये देखना है दर्पण कौन सा है। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण बनाएंगे सबसे पहले हम। यहाँ पे ये मेरा क्या बना दिया, ये एक अक्ष बना दी और इस अक्ष पे आपको क्या दिखने वाला है? इस अक्ष पे दिखने वाला है उत्तल दर्पण। तो मैंने यहाँ पे उत्तल दर्पण बनाऊंगा तो उत्तल दर्पण आपका कैसा बनेगा? इस टाइप से आपका उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, अब ये बन गया तो क्या होगा? मुझे पॉलिश करनी पड़ेगी। पॉलिश करनी पड़ेगी तो भी तो पता चलेगा कि ये उत्तल दर्पण है या अवतल है। तो मैं पॉलिश किस साइड करूं? इस साइड करूं या इस साइड करूं? तो कहेंगे सर इस साइड पॉलिश कर दो। मैंने कर दी, जो इसका अंदर वाला पार्ट है वो पॉलिश कर दी। कर दी, करने के बाद मैंने देखा कि इसका जो फोकस है वो यहां पर है और इस ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो इस साइड रखा जाएगा। और मैंने बताया था कि जब हम लेंस के या मिरर के राइट साइड की बात करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा और यहां पे मिरर के लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो वो हमेशा माइनस होगा। इतनी बात हमें यहां पे खत्म कर ली। अब हमें करना है सॉल्व। क्या दिया है भैया? 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दी है, एफ दिया है 10 सेंटीमीटर। प्लस होगा या माइनस? सर राइट साइड है, प्लस होगा। यू दिया है, जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, कितनी दी है? 30 दी है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी ऑब्जेक्ट की दे रखी है। तो आप बताओ प्लस होगा या माइनस? तो हम कहेंगे सर ना माइनस होगा। क्यों होगा माइनस? क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड है। मुझे पता क्या करना है? प्रतिबिंब की दूरी। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है कौन सा? 1/f इक्वल होता है 1/b प्लस होता है 1/u। इस फॉर्मूले के साथ में हमें आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास वैल्यू किसकी है? u की है और f की है। तो मैंने ये फॉर्मूला कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से कि 1/u माइनस का 1/f। ठीक है, सॉरी ये उल्टा लिख गया। 1/b जो है u इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा? f की वैल्यू कितनी है सर? 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे। u की वैल्यू कितनी है सर? माइनस का 30 है। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे तो ये हो जाएगा 1/30 और यहाँ पे एलसीएम होगा आपका 30। 10 से डिवाइड करेंगे ये 3 बार, 30 से डिवाइड करेंगे 1 बार, तो 1/b की वैल्यू आती है 4/30 और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/15 और 2/15 का मतलब क्या हो गया? ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 आया है सर। 7.5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करूं मैं? 7.5 ऑप्शन में नहीं है तो मुझे यहां पे आंसर बताना है। क्या करूं भाई? ये खुद सोचो, कौन सा 0 से 10 के बीच में आएगा? सर हाँ बिल्कुल, 0 से 10 के बीच में ही तो 7 आता है। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यार क्या बात कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी, सी और डी का कोई मतलब नहीं बनता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमित पाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, प्रणाम भाई। जान का आंसर ए है और यहाँ पे बाकी के सभी लोगों का आंसर क्या हो गया? डिलीट हो गया। मैंने समझा शमशान से हो बाजी जा। यहाँ भूत भी आ चुके हैं मेरी क्लास को देखने, ये बहुत बड़ी बात है यार। हम तो सोचते थे कि इंसान आते हैं, हमारे यहाँ पे तो भूत भूत वगैरह आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो इसको समझ लिया है आपने, मैंने बता दिया फोकस है और उत्तल दर्पण में फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा। एफ दिया है, यू दिया है, बी निकालना है। फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने वैल्यू पुट किया, मुझे आंसर मिल चुका है। इस आंसर को देखेंगे, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण कैसी होगी? सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन आया है कि कोई प्रकाश किरण आ रही है
अवतल दर्पण पे आ रही है। अब अवतल दर्पण पे कहाँ जाती है? वो ध्रुव पे जाती है, और ध्रुव पे जाने के बाद वो आप क्या हो जाएगी? वो यहाँ पे परावर्तित हो जाती है। तो वो कहाँ जाएगी ये पूछा है, तो बता दो कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अवतल दर्पण बना लूं। ये मैंने बनाया कुछ, ठीक है, और इसके साथ में मैंने इसको बना दिया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या करना पड़ेगा? अवतल दर्पण में इसके बाहरी वाले पार्ट पे पॉलिश करनी होती है। तो ये मैंने बाहर वाले पार्ट पे पॉलिश कर दी, ये बन गया मेरा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण पे बनाने के बाद में क्या होगा? सर कह रहा है कि अब ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है कोई प्रकाश किरण। ध्रुव कहाँ होगा इस पूरे उसमें? तो हम कहेंगे सर ध्रुव जो होता है ना, इसके मिरर के बीच वाला पॉइंट होता है। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब यहाँ पे ना प्रकाश किरण को लेके आना है। कैसे लेके आना है? तिर्यक रूप से लेके आना है। तो तिर्यक लेके आएंगे तो इस तरीके से प्रकाश किरण आने वाली है। ये प्रकाश किरण आ रही है। अब जब भी प्रकाश किरण किसी ध्रुव से टकराती है तो ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के नियम का पालन करती हैं, और परावर्तन का नियम क्या कहता है? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। क्या कहता है? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो ये जो आपका कोण बनेगा, यहां पे आपतन कोण कौन सा है? आई, और आप परावर्तन कोण कौन सा होगा? आर होगा। और ये दोनों कोण कैसे होंगे? आई बराबर आर होंगे। और इस प्रकार से हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा? आई बराबर आर वाला। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। कितनों का आंसर सही है? सर 4 का ए आ रहा है। सर 4 का ए ही तो बताया भाई मैंने, कौन सा बी बता दिया? कैसी बात है कर रहे हो यार, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो खुद। चित्रांशी का आंसर है ए, बिल्कुल सही है। आरू डिलीट कर रहे हैं अपने आंसर सारे। जान का आंसर बी है। और मत जा भाई। हाँ भाई, कौन कह रहा है? कौन है भाई? आंसर आंसर पे फोकस करो, इन चीजों पे फोकस क्यों कर रहे हो? कौन आ रहा है कौन जा रहा है? तुम रुके हो यही काफी है। ठीक है, नहीं आ रहा नहीं रुक रहा कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब भाई आप देखते हैं ना, आपको तो प्रोटीन चाहिए होता है भाई, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन चाहिए तो कैसे चाहिए होगा? तो आप तो बाहर से प्रोटीन खा लेते हो। वो कहते हैं भैया मैं तो प्रोटीन का डिब्बा लेके आया हूँ, जिम जा रहा हूँ, प्रोटीन चाहिए मुझे। मैं तो अंडे खाना स्टार्ट कर दिया, मैंने दाल खाना स्टार्ट कर दिया। दाल खाने के साथ साथ ना मैं ना अब सोयाबीन भी खा रहा हूँ, प्रोटीन का स्रोत है। ये तुम कर सकते हो। तुम तो आप भाई, हम लोग एनिमल में आते हैं, हम तो कर सकते हैं। क्या ऐसा आपके प्लांट कर सकते हैं? क्या वो प्रोटीन लाएंगे? क्या वो मुर्गी को पकड़ के उसके अंडे को खाएंगे? नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ऐसा कोई होगा जो पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु अनिवार्य हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि कौन सा पार्ट होना चाहिए? जल्दी से बताइए कौन सा होगा। गुड इवनिंग, स्टडी लाइफ ऑफ गीता। ओल्ड कमेंट है, हाँ जी, अच्छा ओल्ड। अब ये पता नहीं चलता ना ओल्ड है पुराने, मुझे तो यहाँ पे सामने दिख जाता है, मैं आंसर समझता हूँ कि इसी का दे दिया है। चित्रांशी, चलो सी आंसर आया है। चलो मैं देखता हूँ। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रोटीन किससे बना होता है। आप कहेंगे सर प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन जो होता है ना, ये बना होता है अमीनो एसिड से। किससे बना होता है? ये अमीनो एसिड से बनता है। अरे सर तुम्हें नहीं पता था, हमने बताया, ठीक है भैया, मान लिया अमीनो एसिड से बनता है। अगर मैं ये कहूं कि अमीनो एसिड जो होता है, इसके अमीनो ग्रुप का मतलब है कि इसके पास में ना NH2 होगा। ये अमीनो ग्रुप में होता है NH2, यानी अमीनो एसिड की बैकबोन क्या है? NH2 है। अब बताओ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? इन दोनों में क्या जरूरी है? प्रोटीन बनाने के लिए क्या जरूरी है? सर नाइट्रोजन है ना जरूरी है, क्योंकि इसके पास में ना N है और H है, तो N हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए ना आपके पास में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होनी चाहिए, क्योंकि अमीनो एसिड जो ग्रुप है उसके पास नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन सबसे जरूरी होती है। अब नाइट्रोजन जो है सॉइल के पास में नाइट्रेट के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में अब्जॉर्ब होती है। भाई मिट्टी में नाइट्रोजन मिलती ही नहीं है, हम तो यूरिया डालते हैं। हम यूरिया क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है। अब नाइट्रोजन मिट्टी में नहीं है तो पौधे को कैसे मिलेगी? तो पौधा अपने लिए करता है क्या? अमोनिया। यहाँ पे नाइट्रोजन यानी मिट्टी जो है, मिट्टी से मिट्टी
नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण अमीनो एसिड से प्रोटीन भी कन्वर्ट हो जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितनों का ऑप्शन नंबर बी है? निशांत भैया पढ़ लो, स्माइल गर्ल गुड इवनिंग, और इसके साथ में चित्रांशी चौहान, बाबू और सोना आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सुबी का आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78% नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आप देख रहे हो कि मैग्नेट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ लाइट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे अटक जाते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, बोल रहा है कोई परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस रूप में होती हैं? परिनलिका जिसे सोलेनॉइड कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर सोलेनॉइड क्या होता है, हमें यही नहीं पता। भाई कुछ नहीं है, आपने कहा कि सोलेनॉइड वो चीज है जहां पे आपने वायर को ना कुंडली नुमा कर दिया। क्या कर दिया? मैंने ना वायर को कुंडली नुमा करके किसी ना किसी बैटरी से जोड़ दिया, और इसी को मैंने क्या कह दिया है? इसी को मैंने सोलेनॉइड कह दिया। यानी बहुत सारे टर्न्स में लंबी तार की कुंडली होती है जिसमें मैं करंट फ्लो करा रहा हूं बैटरी से जोड़कर। यहां पर ये क्या करेगा? इसी को मैं कह दूंगा सोलेनॉइड। ठीक है, क्योंकि यहां पे अब क्या होगा? करंट फ्लो होगा, और जैसे ही मैं इसको करंट फ्लो कराता हूं ना, जैसे ही मैंने इसको बैटरी से जोड़ा, करंट फ्लो करा दिया, तो करंट फ्लो होने पर ना ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा भाई, चुंबक की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तभी तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तभी तो यहां पे क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो सोलेनॉइड के अंदर भी होंगी और सोलेनॉइड के बाहर भी होंगी। जब मैं सोलेनॉइड के अंदर की बात कर रहा हूं तो यहां पे जो रेखाएं हैं ना, वो इस तरीके से आगे जाती हैं। कैसे जाती हैं? इस तरीके से आगे जा रही हैं। और जब इस तरीके से जाएंगी तो आप क्या देख रहे हो भाई? स्ट्रेट जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? स्ट्रेट जा रही हैं, और एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका जो आंसर होना चाहिए ना, इसका जो आंसर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल लाइंस बनाती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्योंकि चुंबक भी तो यही करती है, बार मैग्नेट भी तो यही करती है। सर ये तो अंदर की बात है, क्या बाहर भी ऐसा कुछ होता होगा? हाँ जी बिल्कुल होता है। बाहर क्या होता है? बाहर मैग्नेट की तरह ये एक कर्व बना लेती हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं, कर्व बना लेती हैं, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो। आंसर क्या हो गया? पैरेलल लाइंस बताया है। जान का आंसर, स्माइल गर्ल का, गीता का, चित्रांशी चौहान का। भाई कुंडली वो वाली कुंडली नहीं है, एक दूसरे से मिलाते हैं वो कुंडली नहीं। कुंडली का मतलब यहाँ पे क्या है? टर्न है, वो मुड़ा हुआ तार है, उसको कुंडली कह रहे हो। हद है यार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कुंडली और मैग्नेट का मतलब कुछ अलग ही है, और तुम अलग सोच रहे हो। ओनली एक ही का सही है। सही बात है, एक ही आंसर दे पा रहा है, बाकी के सब लोग यहाँ पे बस अपनी मौज लेके निकल रहे हैं। भाई आंसर देने की कोशिश करो। मैं यही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, हम जब आंसर खुद देते हैं ना, तब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला आंसर दे देगा तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अगर मैं दे रहा हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपका क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जुड़े ही नहीं हो हमसे। जुड़ोगे तभी तो आंसर निकल पाएंगे। आंसर दो भाई। इसीलिए 10 ओम का एक प्रतिरोध है भैया, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है हमारे पास में। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को फ्लो होने से रोक लेता है। रोक लिया, चलो। 20 ओम का प्रतिरोध भी है मेरे पास में, बिल्कुल है। और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। भाई 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 रुको एक मिनट, क्या बोल रहा है भाई? इसने सब कुछ बोल दिया। हमें समझना है क्या कि ना जो जुड़ा हुआ है ना, वो कैसे जुड़ा हुआ? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ का मतलब, इसका मतलब अगर मैं इसको बनाऊं तो इस तरीके से बना सकता हूं। ये मैंने यहाँ पे मुड़े हुए चीजों को बताया, ये होता है प्रतिरोध, और ये होता है श्रेणी क्रम, जहां पे मैंने इसको श्रेणी क्रम में जोड़कर इस तरीके से बना दिया। सर ये क्या बॉक्स सा बना दिया है? भाई ये वायर है और बैटरी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कांटे नुमा को दिखाना क्या होता है? ये रेजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो नहीं होने देता। आया समझ? अब देखो ये कितना बता रहा है भैया? ये तो 10 ओम का है। दूसरा क्या कह रहा है? ये ना 20 ओम का है। भैया ये बैटरी कितने की है? तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है जहां पे आप करंट को दोगे। ठीक है,
अब क्या करना है भाई, सबसे पहले ना उसको कंप्लीट करना है। क्या, अगर मैं यहाँ पे श्रेणी क्रम में से जोड़ा हूं तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास में जो फॉर्मूला होता है वो आता है R1 प्लस R2। ठीक है, R1 मेरे पास में कितना है 10 है, R2 मेरे पास में कितना है सर 20 है। तो अब मेरे पास में R की वैल्यू पता चल चुकी है, तो R मैं यहां से यूज करता हूं इस तरीके से। रेजिस्टेंस पता है, बोल्ट मुझे दिया है, यहां पे बोल्ट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर बी तो पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है, इतनी बात पता है मुझे। अब मैं यहाँ पे ना ओम के नियम का यूज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, ओम के नियम का यूज कर लेता हूँ, तभी तो मुझे यहाँ पे विभवांतर का पता चलेगा, तभी तो मुझे यहाँ पे करंट का पता चलेगा। तो मैंने ओम का नियम यूज किया। क्यों किया, क्योंकि मेरे पास में ना बी है और आर है। अब मैं यहाँ पे करंट फ्लो कराने वाला हूं, तो B बराबर आई आर, ये फॉर्मूला बनता है मेरा ओम के नियम से। मैंने यहाँ पे ये यूज कर लिया। अब क्या करूंगा, करंट मुझे दे रखा नहीं है, बाकी चीजें दे रखी है, तो B कितना है आपका 6 है, I मुझे पता करना है, और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना था भाई 30 है। अब आप बताओ I की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 30 बट्टे यानी 6 बट्टे 30 हो जाएगा, और निकल के आएगी 0.2 एम्पियर। अब आपके माइंड में आएगा सर क्या यही आंसर है? बेटा यहां पे अभी तो हमने ना करंट ही निकाल पाया है। क्या निकाला है हमने ना, करंट ही निकाला है। तो यहां पे अभी मुझे दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, विभव निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस दूसरे वाले का पता करना पड़ेगा, 10 में कितना करंट जा रहा है और 20 में कितना करंट जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने फॉर्मूला यूज किया ए का मतलब क्या है ये वाला पार्ट, बी का मतलब क्या है ये वाला पार्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला वही ओम का नियम, आई आर ए। आई कितना दे रखा है सर, हमें पता है आई कितना है हमारे पास में, हमने आई निकाल लिया है, कितना है 0.2 है, तो मैंने यहाँ पे 0.2 लगा दिया। आप रेजिस्टेंस बताएंगे सर, रेजिस्टेंस तो हमारे ए का 10 ओम है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बी ए जो आएगा वो 2 वोल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, एक निकल आया। इसी प्रकार से मैं दूसरा निकाल दूं तो हाँ बिल्कुल सेम निकलेगा, आर बी। आई कितना है जो मैंने निकाला है, बी कितना है मेरे पास में वो 20 है, ये तो सर ना 4 आ गया। तो आप खुद देखो, एक हमारे पास में 2 वोल्ट निकला है और एक हमारे पास में क्या है 4 वोल्ट निकला है। अब आपका आंसर भी पता चल चुका होगा, जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। बताओ कितनों का डी आया है? सर की वाली कूट देगी, कौन सी वाली किसकी कैसे कूट रही है भाई मुझे नहीं पता, वरना साइंस अच्छी है मेरी यार, मैं तो सच में सीरीज हो गई हूँ, क्या करूँ। सीरीज नहीं होता सीरियस होता है। सभी सभी मैंने मनीष सर से, हाँ जी ये बिल्कुल जान जो है वो हमारे साथ में पढ़ चुके हैं, ये तो मुझे पता है, तभी तो मैं इनसे कुछ कह नहीं पाता कि भाई इन लोगों ने हमारा बैच लिया है बेटा कंट्रोल कर लो, पता चला किसी दिन वाले। भाई इन चीजों पे छोड़ो, कोशिश करो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अगला, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, उसको देखते हैं। 9 क्या कहता है, आपसे कह रहा है कि हमारे पास में ना एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील इनमें से कौन सा है। तो ये हमें पता करने के लिए हमें ना रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए। जो चार्ट मैंने लगाया है इसी चार्ट के तहत हम रिएक्टिविटी का पता करते हैं। जैसे आपको अगर मैं कहूं कि सबसे रिएक्टिव कौन है सर, पोटेशियम है, इसके बाद आप देखेंगे सर सोडियम है, यहां पे आप देखेंगे सर कैल्शियम है, हम यहां कहेंगे सर कैल्शियम के बाद हाईली रिएक्टिव में आता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से कम की बात करेंगे तो कहेंगे सर एल्यूमिनियम जो है वो आपका हाईली रिएक्टिव तो है लेकिन यहां पे मैग्नीशियम से कम है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम से कम कौन, Zn यानी जिंक, यहां पे जिंक से कम कौन है, Fe यानी फेरस। हम इतना रुक जाते हैं जो कि आपको यहां दिया है। मोस्ट रिएक्टिव आपको देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर है और लीस्ट रिएक्टिव आपका नीचे की ओर है। तो आप कहेंगे सर पोटेशियम जो है ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, गोल्ड जो है ना कम रिएक्टिव है। इसका मतलब जिंक हमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है। तो एल्यूमिनियम के बाद आप किसे देख पा रहे हैं सर, जिंक को देख पा रहे हैं। कौन सी धातु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, तो सर जिंक है, और यही ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में। क्योंकि मैग्नीशियम ये गया
हाईली रिएक्टिव, सोडियम ऊपर है, एल्यूमिनियम से ऊपर हाईली रिएक्टिव, कैल्शियम ऊपर है हाईली रिएक्टिव। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जो सारे दे रखे हैं ना, ये हाईली रिएक्टिव हैं, ऊपर की ओर हाईली रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, तो रिएक्टिविटी इनकी ज्यादा होगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, डी नहीं होगा। जिंक होगा, जिंक, जिंक दिया है आंसर सबने। प्रिंस कम बैक फॉर 1 वीक, सी आंसर। स्माइल गर्ल, चित्रांशी, सभी का आंसर बढ़िया है। इसी प्रकार से आपको आंसर देने हैं जिससे आपकी चीजें सुधार होंगी, आपको साइंस आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि साइंस कोई हवा नहीं है, अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो भी चीज आने स्टार्ट हो जाती है। बस आप सॉल्व नहीं करना चाहते, आप क्वेश्चन को देख के सोचते हो कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। भाई सोचना बाद में, पहले करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करोगे तभी चीजें आगे निकलती हैं। भाई कहते ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती कि वो करते हैं, कर ही नहीं रहे, बैठे हैं, पढ़े हैं, सो रहे हैं, दिन है तो सो रहे हैं, क्लास 12 बजे तो सो रहे हैं, भैया हमारा सोने का टाइम है, तुम क्लास लेके आ गए। भाई 12 बजे वो इंसान पढ़ा रहा है, उसका भी सोने का ही टाइम होता है, लेकिन आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़ना तुम्हें। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। अब बात आ रही है जिंक के कण की। सर सबसे पहले जिंक क्या होता है, आप कहेंगे सर जिंक का ना फॉर्मूला Zn होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो यार। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यार अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला ना H2SO4 होता है। भाई हो गया। अब बता दो क्या बनेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जिंक की क्रिया करा रहे हैं। जिंक अपने आप में क्या है, जिंक सर मेटल है, और यहां पे H2SO4 क्या है सर, ये तो एसिड है, यानी मेटल की एसिड से अभिक्रिया करा रहे हो। और जब भी मेटल की एसिड से अभिक्रिया कराओगे ना, तो यहां पे ना सॉल्ट बनेगा। अरे क्या बता दिया भाई, सॉल्ट तो बनेगा बनेगा, लेकिन H2 गैस भी यहां पे निकलेगी। यहां पे H2 गैस निकल रही है, तो आप यहां पे क्या करोगे, तो यहां पर भी H2 गैस को बाहर कर दो। अब खुद देखो और क्या बच सकता है। आप कहोगे कि H2 तो हमने यहां से बाहर कर दिया, सर अब Zn बचा है और SO4 बना है, तो हम क्या इसको ZnSO4 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आंसर हमें पता चल चुका है इसी के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। जिंक सल्फेट बनेगा जब भी मेटल की एसिड के साथ में क्रिया कराते हैं, तो जो सॉल्ट बनता है वो H2 गैस के साथ निकलता है, H2 यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो जिंक क्लोराइड, यहाँ पे अगर जिंक क्लोराइड बनने के लिए मुझे HCl से क्रिया करानी पड़ेगी, लेकिन ये तो H2SO4 है, तो भाई इसीलिए ZnSO4 बनता है। आया समझ? N2 गैस, N2 तो मुझे यहां पे सर कहीं दिखाई नहीं है, बनेगा कैसे, इसलिए आपका N2 नहीं है। आया समझ? करती रहे कोशिश, आज नहीं तो कल बोल ही देंगे। कौन क्या बोल देगा भाई, ऐसा क्वेश्चन रहता तो 1 मिनट से कम टाइम लगता। हाँ जी बेटा, जब आता है ना क्वेश्चन उस टाइम पे, तो हमें ये भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम कहते हैं ना हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे वर्क नहीं करता, हिल जाता है, क्योंकि वो पहले से ही कठिन क्वेश्चन को देख चुका होता है, और कठिन के चक्कर में ना इजी भूल जाते हैं, और सबसे ज्यादा इजी का आंसर ही नहीं आता कि भाई ये तो मुझे आता है, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओ भाई कुछ दे रखा है, कुछ तो दे रखा है इसने। कह रहा है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जा रहा है। अब तो सही है मेरा, हाँ अब सही है तुम्हारा, पढ़ने लग गए ना, अब इधर उधर की चीजों से ज्यादा फोकस करने लग गए कि पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोला गया है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करना है, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएं, तो वो आपका अपवर्तन हो जाता है, यानी रिफ्रैक्शन हो जाता है। और जब हम एक ही मीडियम की बात करेंगे, तो वो ना रिफ्लेक्शन हो जाता है, वापस आना, रिफ्लेक्शन। तो आप जो मेकअप करते हो ना, मेकअप, तो मेकअप पे जो लाइट रे पड़ती है ना, वो रिफ्रैक्शन होती है कि रिफ्लेक्शन होती है? जल्दी से बताओ। जो हम मेकअप कर लेते हैं, मेकअप में आपकी जो स्किन को बिल्कुल स्मूथ बना दिया जाता है, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है कि रिफ्लेक्शन होता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चित्रांशी ने आंसर दे दिया ए।
आंसर है ए। जल्दी से बताओ, ए तो है। ए है या नहीं है वो बाद में देखेंगे। मैंने पूछा जो हम मेकअप करते हैं ना, आप लोग जो मेकअप करते हो, जो लड़कियां मेकअप करती हैं, अपनी स्किन को स्मूथ कर देती हैं, और वो स्मूथ करने पर रिफ्रैक्शन होता है कि रिफ्लेक्शन होता है? किसी का आंसर नहीं है भाई। वो जो चमकता है ना चेहरा, वो रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है कि जितना प्रकाश आया उतना ही वापस चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपका जो चेहरा था वो स्मूथ था। आपने चेहरे पर क्या कर लिया, इतना इतना ज्यादा वो चीजें लगा ली जिससे चेहरा ना चिकना हो गया, और चिकना सकता है अगर उसे मिलेगी प्रकाश को तो वो पूरा वापस हो जाता है। इसी वजह से लाइट में चेहरा जो है मेकअप वाला ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है, इसलिए लोग मेकअप भी करते हैं। यहां पे मैं बात करता हूं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस जगह पे रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन तो हो रहा है सर, एक बार थोड़ा सा समझा दो भाई। समझा रहे हैं, अब जगह जितनी है उस हिसाब से मैं समझा रहा हूं। ये है मान लो आपके पास में एक तल, ठीक है, और ये तल क्यों है? क्योंकि ये बताता है कि मीडियम वन है और ये मीडियम दूसरा है, और मीडियम वन को मैंने माना ये हवा है, और मीडियम टू को मैंने मान ला ये पानी है। हवा और पानी का हिसाब देखा जाएगा तो पानी के पास में डेंसिटी ज्यादा है। जैसे ही मैंने ये बनाया तो मुझे ये भी पता करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल कहाँ पे है, तो मैंने ये नॉर्मल बना दिया। ये अविलंब है। फिर प्रकाश किरण ना आना स्टार्ट कर देती है। क्या करती है? प्रकाश किरण आना स्टार्ट करती है। ये आना स्टार्ट हो गई, और आते ही क्या हुआ, ये ना पानी में जैसे ही एंटर करेगी ये पानी में मुड़ जाएगी। यानी आपने क्या देखा कि हमारे पास में ये आपतित किरण है, यानी इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। इसे इंसिडेंट रे कह रहे हैं, इसे आप क्या कह रहे हैं, अविलंब कह रहे हैं, नॉर्मल कह रहे हैं, और आप यहाँ पे क्या किसे क्या बोल रहे हो, इसे रिफ्रैक्टेड रे कह रहे हो। तीनों को देखोगे ना एक ही तल में दिखेंगी, यानी ये एक तल आपको दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट होगा। इसी को कहा जाता है सेम प्लेन, इसी को कहा जाता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। भाई पहली बात तो यहां परावर्तित है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका गलत। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और निर्गत किरण सभी अलग अलग तल में होते हैं। भाई यहां पे निर्गत किरण की भी बात नहीं होती है, चलो इसको भी हटाओ। फिर आपका कहता है कि यहां पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित। भाई फिर परावर्तित क्यों बक रहा है? भाई परावर्तित है ही नहीं, है ही नहीं, रिफ्रैक्शन है। अब डी की बात करते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपतित किरण जो कौन है, ये वाली। बिन आपतन बिंदु कौन है, ये वाला। अविलंब कौन है, ये पॉइंट। और अपवर्तित किरण जो अपवर्तित हुई है, रिफ्रैक्शन हुई है, रिफ्रैक्टेड हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग डी के साथ थे वो बिल्कुल सही हैं, और जो लोग ए के साथ थे वो गलत हैं। यहां पर ये क्यों सही है ये मैंने बता दिया है। सॉरी डी होगा, अब आ गया ना, सॉरी स्माइल गर्ल, कोई बात नहीं है, ये साइंस अच्छी नहीं है। यहां पे एक बात याद रखना कि बेटा साइंस अच्छी होती नहीं है। किसे पढ़ना पसंद है? मैं कहता हूं जीके भी अच्छी होती है क्या? नहीं होती है। पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जब हमें पसंद ही नहीं है तो हमें क्यों करा रहे हो? कुछ बनना है ना, और कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, और वहां पे अपनी ना इंटरेस्ट की चीजें छोड़नी पड़ती हैं। पढ़ाई इंटरेस्ट का कहते हैं ना, इंटरेस्ट वाला चीज है ही नहीं। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट किस में होता है कि हमारे भटकने में हमारा इंटरेस्ट है। आज हम ये बात करेंगे सर से, आज हम ये कहने वाले हैं, इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो भाई पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ने में इंटरेस्ट जगाओ, और आप आगे जाके सक्सेस होगे तो आपके पीछे दुनिया होगी। और अगर आप सक्सेस नहीं होगे तो आपके पीछे तब भी दुनिया होगी, लेकिन वो आपको ताने दे रही होगी उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कहता है? सर ये क्वेश्चन मत लाया कीजिए भाई, ये क्वेश्चन क्यों नहीं लाया करें? ये क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या? सर फिर तो आपको छोड़ना पड़ेगा भाई, मुझे पकड़ा कब है तुमने। क्वेश्चन नंबर 12, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर बदल जाता है? भाई सोचो, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें उसने ना जीवन जो आरंभ किया था ना, तब वो लड़की था, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि यार चलो ठीक है लड़की छोड़ो, आज लड़के में हम लड़का बन जाते हैं। ये लड़का बन जाता है, यानी मादा के रूप में जीवन शुरू करने के बाद में ये मेल बन जाता है। तो आप यहाँ पे उस पार्ट को, उस प्रोसेस को इनमें से क्या कहोगे? आजकल तो इंसानों में भी चल रहा है,
जैसे संजय वांगर का लड़का हुआ करता था, आजकल लड़की बन के घूम रहा है। तो यानी ये चीजें होती हैं, हम लोग अपने आप कर लेते हैं, उसमें हमें सर्जरी करानी पड़ती है। इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही जिसको चेंज कर लेता है। एक टाइम बाद इसका मन बढ़ जाता है कि अब मैं लड़की नहीं, अब मुझे लड़का रहना है। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम इनमें से कुछ कहते हैं। जल्दी से बताइए। आपको देख के भटक रही हूं तो क्या मैं क्लास वो कहते ना मैं पढ़ाना छोड़ दूं फिर? ए आंसर हो चुका है, स्माइल गर्ल का आंसर ए है। आप ए आंसर आंसर दिया है स्माइल गर्ल ने, और चित्रांशी चौहान ने भी आंसर दे दिया। प्रिंस बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। बेटा सी नहीं होगा, ये जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। इसे प्रोटोगेनी कहते हैं, यानी स्त्री पूर्वता कहते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जैसे पैरट फिश होती है। पैरट फिश जो है पहले मादा के रूप में होती है, लेकिन धीरे 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 करके वो मेल बन जाती है। ऐसे ही हमारे पौधे के अंदर भी होता है। पौधे के अंदर देखो स्टिग्मा एंथर दोनों चीजें होती हैं, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे करके अपने आप में चेंज भी कर लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर आप इसको कह रहे हैं पुंपुरुवता, जैसे प्रोटेंट्राई कहते हैं, जहां पे आप पहले मेल थे फिर फीमेल बन जाते हैं। ये याद रखना, अगर पहले मेल हैं बाद में फीमेल बन रहे हैं तो वो आप प्रोटेंट्री हैं। अगर आप पहले फीमेल हैं बाद में मेल बन रहे हैं तो आप प्रोटोगेनी हैं। ये दोनों क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। 13 क्या कहता है? कहता है कि R, R1 और R2 श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच सही संबंध क्या होगा। संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। तो बेटा रिलेशन बताने के लिए ना हमें पता होना चाहिए कौन हमारा क्या लगता है, तभी हम रिलेशन बता पाएंगे। वरना हमारे रिलेशन कैसे बनते हैं आप सभी जानते हैं, टूटते हैं, कोई काट के जाता है, कोई कुछ करके जाता है। वो रीजन क्या है? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं हमें किसके साथ में रिलेशन बनाना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या है। कंडीशन कह रहा है ना श्रेणी क्रम की कंडीशन कह रहा है, और जब भी श्रेणी क्रम की कंडीशन होगी तब रेजिस्टेंस के जुड़ने का तरीका क्या होगा है, ये होता है। और जब ये कंडीशन समानांतर में बदल जाती है, पैरेलल में बदल जाती है, तो समानांतर क्रम में कंडीशन चेंज हो जाती है। आपको यहाँ पे ना अपनी चीजों को चेंज करना पड़ता है। ये होता है इस तरीके से। जब आपको कुछ चेंज ना करना पड़े तब आप श्रेणी क्रम में हो, और जब आपको कुछ चेंज करना पड़ जाए तब आप किस में हो, तब आप समानांतर क्रम में, समानांतर श्रेणी में हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में आंसर निकल आए हैं। और आप यहाँ पे क्या बताओगे? आप यहाँ पे बताओगे कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। सर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी किसने? अरे डी कहां से हुआ? दीप, दीप गलत हो तुम यार, ये समानांतर नहीं है। यहाँ पे श्रेणी क्रम, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नहीं देखा तुमने यार। श्रेणी क्रम की बात कर रहा है ये, श्रेणी क्रम में। और जब भी श्रेणी क्रम की बात की जाती है, श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ते हैं। मैंने दोनों चीजें लिखा दी हैं इसी वजह से, आप कंफ्यूज ना हो। स्माइल गर्ल गलत है तुम्हारा भी। अरे यार ये छोटी चीजें थी, फॉर्मूला था यार। फॉर्मूले तो नॉर्मल तरीके से आते हैं, ठीक है। आया समझ क्या आंसर क्या ऐसे आया इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का। बेटा ये याद रख लेना कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समानांतर क्रम क्या होता है। तो आप यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ही हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भाई अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? ये अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब है जो इंसान ढीठ हो जाए, उसे बहुत अच्छी एक्वस कंडीशन दे दी जाए, लेकिन वो ना सॉलिड मूर्ख बनता है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ये कहता है, मैंने कहा कि बेटा मेरे पास में ना एक था आपका AgNO3, ठीक है। मैंने इसको लिया, बेटा ये एक्वस फॉर्मूला था, ये क्या था, ये एक्वस में था, ठीक है। जैसे ही मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करा दी? सोडियम क्लोराइड से करा दी। सर ये भी एक्वस होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल है। दोनों एक आपके पानी वाले पार्ट हैं, लेकिन 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 ना इससे ना AgCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Ag इससे Cl को खींच लेगा अपनी तरफ में, और इसके साथ में Na जो है वो NO3 को अपनी तरफ खींच लेगा। और जैसे ही AgCl बनेगा ना, ये बहुत मूर्ख आदमी है,
ये मूर्ख क्यों है? क्योंकि इसने अपने पास में ना सॉलिड पार्ट भी रखा है, और सॉलिड पार्ट जो है ना वो इसका अघुलनशील है, यानी घुल ही नहीं पाता। और जब ये घुल नहीं पाएगा इसका मतलब क्या है? इसके अवक्षेप होंगे, और सॉलिड पार्ट एक अवक्षेप के रूप में होगा, और अवक्षेप ही इसे क्या कह देंगे कि बेटा तुम्हारी जो रिएक्शन है ना ये अवक्षेपण होगी। यानी आप यहाँ पे प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हो, आपके पास में जो सॉलिड पार्ट है ना उसको आपको ना तली में रखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास में ये क्या था, मेरे पास में ये पानी था, और इसमें क्या किया, जैसे ही रिएक्शन हुई इसमें ना सॉलिड पार्ट भी आ गया। अब वो सॉलिड पार्ट क्या है, वो यहाँ पे घूम रहा है, ये धीरे धीरे करके कहाँ आ जाएगा, तली में आ जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अवक्षेप। तो ये क्या होते हैं, पानी में घुलते नहीं है, और घुलेंगे नहीं तो इन्हीं को कहा जाएगा ये अपक्षेपण हैं, ये प्रेसिपिटेट हैं, ये अघुलनशील हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो होते हैं इनमें दोनों में बन जाते हैं ये। तो हमसे पूछा है सही विकल्प बताइए, तो कौन सा सही विकल्प होगा? तो मैंने ना 2 स्वच्छ विलयन लिए, बिल्कुल लिए भाई, 2 स्वच्छ विलयन लिए, इनको मिला दिया, एक ठोस बन गया। तो यही तो मैं बता रहा हूं, एक ठोस बुद्धि का आदमी बन गया। इतना ज्यादा पिघल जाने के बाद भी दोनों पिघली हुई चीजें थी, और पिघलने के बाद ये ठोस बुद्धि का बन जाता है। इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं, इसी को अघुलनशील कहते हैं। ठीक है, ठीक है, भूल गए हैं? हाँ जी, भूल ही गए हो। ध्यान दो चीजों पे, अगर आप लगातार क्लासेस लोगे तो आपको चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। बेटा ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं ये कहीं बाहर से नहीं लाए गए हैं, ये वही साइंस के हैं। बस पूछने का तरीका क्या होता है, हमने कितना पढ़ा होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखो। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, बायो के भी क्वेश्चन रहते हैं, और हम इन चीजों को इग्नोर जब करते हैं ना, क्योंकि हम लोग किसी जैसे एसएससी में पढ़ेंगे तो एसएससी में इन चीजों को छोड़ देते हैं। हम जब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस को नहीं पढ़ते हैं, और जहां पे साइंस नहीं पढ़ते हैं और वहां पे फॉर्म डाल देते हैं ग्रुप डी का। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में ऐसी पोजीशन बन जाती है कि साइंस को हमें अच्छे से पढ़ना होता है। इसी वजह से आपके लिए क्लास लेके आई है, और यहां पे आपके लिए पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब बात की जाती है तो बेटा पहले पता होना चाहिए, यानी सोडियम है, यानी सर सोडियम का मतलब Na होगा। सर इसका हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसका मतलब इसके पास में OH होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचे हो, सही पकड़े हो भाई। NaOH को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इस NaOH को ही हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। अब बताओ इससे क्या बनाया जाएगा? सर इससे ना हम क्या बना देंगे, इससे ना हम बना देते हैं डिटर्जेंट। तो आप जिस डिटर्जेंट का यूज करते हो ना तो वो बनता कैसे है, वो कास्टिक सोडा से बनता है। सर यहाँ पे ना कागज इंडस्ट्रीज जो होती है ना, कागज बनाने में भी इसका यूज कर लेते हैं। लाइनिन जो होता है उसकी वजह से इसको कागज बनाया जाता है। सर मेटल जो होती है ना, मेटल को ना साफ किया जाता है, इसके अंदर ना ऑयल भर जाए तो डीग्रीजिंग भी की जाती है। तो मेटल को साफ करने के लिए सर जो हमारे पास में ना इंडस्ट्रीज होती है ना, हाँ जी बिल्कुल होती हैं, तो इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप इनमें से कौन सा आंसर कह रहे हो सर? इनमें से जो आंसर बचेगा ना, मिष्ठान बचे। मिठाई खाने जाओगे तो उससे थोड़ी ना ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई सर्फ वाली मिठाई खिला दे। वो बात अलग है कि आजकल दूध सर्फ से बनता है, तो इसको भी हम कह सकते हैं ना कि कास्टिक सोडा से ही हमारा दूध बन रहा है, दूध से ही मिठाई बनती है, तो मिठाई में भी कास्टिक सोडा हो सकता है, कह सकते हो एक तरीके से इनडायरेक्टली। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेगेटिव भी होगा, हाँ जी बिल्कुल। नेगेटिविटी किस में दिख रही है? बी में दिख रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो बड़े और छोटे प्लांट से ना सर बड़ा प्लांट ही बनता है। लेकिन छोटे छोटे तो प्लांट अगर को उनसे हाइब्रिडाइजेशन करा देना तो प्लांट छोटा ही बनता है। ऐसा क्यों सर? ये चीजें सिद्ध किसने की थी? ये चीजें सिद्ध की थी इसने मेंडल ने। और मेंडल ने ना अपना प्रयोग सबसे पहले किसी पौधे पर किया था। अब इनमें से कौन सा पौधा है? तो आप कहेंगे ना हमें ऐसे पौधे की जरूरत है जो इजी हो। किस चीज के लिए? ग्रो करने के लिए, जो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाए, उसे ज्यादा ताम झाम की जरूरत ना हो। सर इसका ना जनरेशन का टाइम हो ना, उगने का जो टाइम हो ना वो कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी ज्यादा लंबा टाइम होगा
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना रिसर्च में देर कर देंगे। तो ऐसा पौधा भी होना चाहिए। सर 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 ऐसा पौधा हो जिसमें ना सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण हो जाए, तो ऐसा पौधा भी होना चाहिए। इसके साथ स्वपरागण के साथ ना हम इसमें ना क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा दें। तो ऐसी स्थिति देखी गई। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट समझ में आया कि इनमें से ऐसा कोई पौधा है जिनमें ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं। हमने देखा कि वो ना ऐसा पौधा है जो कि एक प्रकार से ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, और लेकिन उसमें बड़े और छोटे के प्लांट जरूर पाए जाते हैं। और वो हमें कहाँ दिखा, वो हमें दिखा मटर में। कहाँ दिखा, मटर में, गार्डन पी में। यानी हम जब मटर की बात करते हैं, जिसे हम पाइसम सटाइवम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, पाइसम सटाइवम कहते हैं, इसका यूज किया गया। और इसके ट्रेट्स, इसके कैरेक्टर का यूज किया गया। प्लांट की हाइट क्या होगी, प्लांट के फ्लावर का कलर क्या होगा, प्लांट के सीड की शेप क्या होगी, सब पर स्टडी की। तब जाके हेरिडिटी का एक चैप्टर आप पढ़ पाते हैं मेंडल के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मटर के पौधे का ही यूज क्यों किया, तो आपके सामने मैंने सारी चीजें लिख दी। भाई बहुत जल्दी ग्रो कर देता है, इसका जनरेशन टाइम ही बहुत जल्द कम है, जनरेशन इसकी पूरी कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाती है, स्वपरागण भी कर लेता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो, इसलिए इसका यूज किया गया था। आया समझ। मेंडल मटर के पे किया था, आप होगा मेंडल ने, आप होगा मतलब मेरे को समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हो, ये भी तो बता। तो थोड़ा सा मुझे समझा दिया करो, मैं जितना अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसे ही मुझे समझा दिया करो, ठीक है। और क्यों नहीं यूज किए गए भाई, लिली, लिली का तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, ये जनरेशन ही इसकी बहुत देर में आती है, तो आप इसका यूज करोगे नहीं करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। चालक के प्रतिरोध की बात की जाती है। एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। ये चालक किसका बना हुआ है, यानी हमें ऐसा चाहिए जहां पे मैं ना टेम्परेचर चेंज कर दूं, क्या कर दूं, टेम्परेचर को ना चेंज कर दूं। मैंने कर दिया टेम्परेचर को चेंज, और जैसे ही मैंने टेम्परेचर को चेंज किया तो समझ में आया कि इनके अंदर ना रेजिस्टेंस जो पाया जा रहा है, वो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस प्रभावित हो जाता है। तो मुझे ऐसा चाहिए इनमें से कि मैं टेम्परेचर को चेंज करूं, लेकिन 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 रेजिस्टेंस जो है उस पर कोई ऐसा कहते हैं ना कोई ऐसा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। टेम्परेचर जो चेंज होता है तो वहां पे प्रतिरोध पर कोई प्रभाव ना पड़े, मुझे ऐसा चाहिए। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सर जब हम यहाँ पे सिल्वर की बात करते हैं ना, तो इसको जैसी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बदल जाता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस बदलेगा तो भाई ये धीरे धीरे करके जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिघलने लगेगा। एल्यूमिनियम भी क्या है, ये नॉर्मल तरीके से यूज होता है, टेम्परेचर पर इसका भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। निकिल भी आपका रेजिस्टेंस पे बदल जाता है, लेकिन मैग्नीन जो है ये नहीं बदलता। टेम्परेचर चेंज कर लो, रेजिस्टेंस में यहाँ पे बदलाव नहीं होगा, हाँ ज्यादा हो जाएगा तब बहुत कम मात्रा में, माइनर रूप से इसका बदलाव हो जाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा हम अमीटर में इसका यूज करते हैं, हम वोल्ट मीटर में इसका यूज करते हैं। तो आप बताओ इनका यूज इसमें क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर आपके पास में यहाँ पे टेम्परेचर चेंज तो रेजिस्टेंस नहीं बदलने वाला, इसलिए आंसर हो जाएगा हाँ जी यही होगा। बिल्कुल, स्टार जुड़ चुके हैं बहुत ही, साथ में स्टार स्माइल के साथ में हमारे साथ में जुड़े हैं, एक चमकता तारा हमारे साथ में जुड़ चुका है, और इसी को बुझने नहीं देना है बेटा, पेपर क्वालिफाई कर लेना है। इसीलिए आपको मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाए जा रहा हूँ। लेकिन चीज़ें क्या हैं, आपके समझ से बाहर निकल जाती हैं। क्यों निकल जाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने आने की कोशिश करते हैं और फिर पढ़ते नहीं हैं। ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो आपके ध्यान को भटकाने में हेल्प करती हैं, और इन चीज़ों में हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक भी जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होते। भाई उपास्थि ऊतक क्या होता है, आपकी बॉडी में देखो ना, मैंने मेरी गर्दन ऐसे ऐसे घूम रही है ऐसे ऐसे भी घूम रही है, ठीक है। जब मैं अपने कान को पकड़ता हूं ना, मरोड़ देता हूं, आपको ना आपके अगर बचपन की बात की होगी तो पापा ने भी कान को मरोड़ा होगा, कभी टीचर ने भी कान को मरोड़ दिया होगा, ठीक है।
आप जब अपने नाक को पकड़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि यार ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ये चीजें आपको पता है। आपकी गर्दन भी ऐसे ऐसे जा रही है, आपकी नाक भी ऐसी जा रही है, आपके कान को भी हम यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर ऐसे फ्लेक्सिबल कंटेंट, हमारे अंदर ऐसे फ्लेक्सिबल टिश्यू, तो ऐसे फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, हमारे पास में ऐसे फ्लेक्सिबल टिश्यू के लिए एक चीज होनी चाहिए जिसे कहा जाता है कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज आपका हड्डी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये बहुत बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो आपकी बॉडी में जहां जहां भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी रीढ़ की हड्डी तक में जो गैप होता है उसमें भी यही पाया जाता है, क्या, कार्टिलेज। ये क्या करता है, सपोर्ट देता है, ये उसे शेप देने का काम करता है। लेकिन किस में नहीं मिल रहा, तो आप कहेंगे सर 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 किडनी में नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर सर डी लगा दो, ऑप्शन नंबर डी है। हमारी गर्दन में मिलता है, गर्दन आपकी जो मरोड़ देते हैं ना, इसके अलावा हमारे बॉडी गर्दन के अंदर जो रिंग पाई जाती है ना, उसमें भी कार्टिलेज ही मिलता है, इसलिए कंठ हमारा आंसर होगा। सब गुम जाएगा किडनी नहीं, सब गुम जाएगा किडनी नहीं गुम जाएगी, गुम नहीं घूम जाएगा। अच्छा अच्छा, अनुज धीमान ने बता दिया आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोगों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया था वो बहुत सही आंसर दिया है। और इसी के साथ में आज की क्लास में आपने यहाँ पे बहुत सी चीजें समझी हैं। किडनी का प्राइस क्या है फिलहाल, भाई किडनी का मैं बेचता हूँ, तो मैं किडनी का फिलहाल बता दूं क्या प्राइस चल रहा है। किडनी जिस दिन बेचना स्टार्ट कर दूंगा मैं जेल में पड़ा रहूंगा, ठीक है। कैसी बातें करते हो, यहाँ पढ़ने पढ़ाई के अलावा सारी चीजें चल रही है। किडनी का प्राइस क्या है, दिल का प्राइस क्या है, यहाँ कोई भी चीजें बेचने के लिए थोड़ी आते हैं भाई। अगर कुछ खरीदना है ना हमसे तो कोर्स खरीदो, अगर कुछ आपको लगता है कि इनसे खरीदा जा सकता है तो भाई हमारे एप्लीकेशन पे जाके आप बैचेस को खरीद सकते हो, वो बहुत ही सस्ते हैं, 99 में है। किडनी विडनी की बात नहीं है, ऐसे बैच नहीं है कि आपको किडनी बेचनी पड़े, ठीक है। सब किडनी का प्राइस पूछ रहे हो, हम कोई आईफोन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं, आपका ये आखिरी क्वेश्चन था, इसी के साथ में आपकी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। बाकी का मैं आपको बता दूं, ये फीडबैक जरूर दे दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी आपको बाईएससी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है अपने फोन में, जो हमारी एप्लीकेशन है यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन है, जो कि बाईएससी ऐप के नाम से जानी जाती है। आप यहाँ से डाउनलोड करके आप अपना रजिस्टर लॉगिन जरूर कर लेना। आपको यहाँ पे बहुत सारे बैचेस मिलने वाले हैं। क्या बैचेस मिलने वाले हैं सर, यूपीएसआई पढ़ रहे हो, बिल्कुल बैच मिल जाएगा, 99 में मिल जाएगा भाई, 99 रुपए में बैच मिल जाएगा। इससे सस्ता बैच आपको कहीं मिल जाए तो फिर ठीक है, बता देना हमको कौन कौन सस्ता बेच रहा है। इससे सस्ता नहीं मिलने वाला और इससे अच्छा भी नहीं मिलने वाला। आपसे जो पैसे लिए जाते ना किसी भी बैच के, सर बड़ा नाम है 1500 रुपए दे दो, बहुत बड़ा नाम है 5000 दे दो, भाई इससे तो अच्छा है कि आप अच्छे कंटेंट पे जाओ। बड़े नाम की अपेक्षा में एक बार छोटे नाम पे भी विश्वास करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहां पे आपको क्या दिया जा रहा है। ये आपके कंटेंट में बहुत कहते ना चार चांद लगा देगा। और इस प्रकार से कह सकते हो आप यहां से अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। यहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, यहां आपको लाइव क्लासेस भी देंगे, यहां पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी देंगे, और यहां आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे भी, और सारी क्लासेस आपको रिकॉर्ड में भी मिलने वाली हैं। तो भाई 99 में ऐसा सब कुछ मिलने वाला है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस खरीदना चाहते हो, चाहे आप यहाँ पे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सब बैच आपको एक जगह पर मिलने वाले 99 में। तो 99 रुपए में अच्छा सस्ता टिकाऊ बैच अगर कहीं चाहिए तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। फास्ट ही चल रहे हैं, आज खत्म हो गया, बस बैच हो गया आपका। अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है। भैया जी 15-16 लाख की संपत्ति डूब गई, हाँ ये आपने बताया था शुरू में, वो उसके लिए तो मैंने बोला था कि आप बस इसके लिए एफआईआर कर सकते हैं। भाई हम लोग कोशिश यही कर सकते हैं कि लोग आपसे सांत्वना प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम किसका है, अब पुलिस का काम है। और सीसीटीवी कैमरे जो आपके आसपास हैं आप वहाँ से चेक करिए कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा किसने किया है, ठीक है। आसपास के लोगों से ही जानकारी पड़ सकती है। गोल्ड ले गए, हाँ बिल्कुल गोल्ड ले गए होंगे, अगर चोरी हुई है 15-16 लाख की तो गोल्ड भी हुआ होगा। तो भाई इन चीज़ों से बच के रहिएगा, चोरों से बच के रहिएगा, कोशिश करो कि अपने आसपास सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ठीक है। अब इस पे मैं क्या ही कहूँ, आजकल के चोर भी यार सब कुछ ले जाते हैं। चलो बेटा आज की क्लास में इतना ही, इसी तरीके से हम आपको रोजाना यहाँ पे क्लास देते रहेंगे। आप अगर मेरे साथ में जीके और जीएस पढ़ना चाहते हैं और आप यहाँ पे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12:30 बजे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके बाद आप अगर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आपका साइंस कमजोर है, साइंस अगर वीक है, तो आप शाम को 5 बजे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई बैच चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप बाईएससी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, 99 रुपए में
आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। 99 रुपए में आप कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने का वादा हमारा है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। एक बार कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करिएगा। आप वहाँ पे डेमो ज़रूर देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, यहाँ के टीचर आपको किस तरह से पढ़ा रहे हैं, यहाँ के टीचर आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही, और हम इस प्रकार से रोजाना मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।